हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इस साइंस के लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे साइंस के पोर्शन में जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम आज देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है कि गैसों के मिश्रण में होने वाले परिवर्तन का मापन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो दिया गया है यूडियोमीटर। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, कम तापमान मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा इसका आंसर रहेगा क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालन मापन हेतु क्या यूज़ किया जाता है। डायगोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ण विभेद मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोमीटर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत तरंगों के दोलन की आवृत्ति मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा साइमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए कार्य के मापन हेतु यूज किया जाता है अर्गोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दिया हुआ है कि झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है उसका नाम बताएं। तो ये हमारा है पॉलीग्राफ। ये भी आया है क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा विभवांतर वाला। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवर्तन गति निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो टाइकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा, पृष्ठ तनाव मापन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो स्टाइलागोमीटर, ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेंचुरी मीटर। आगे बढ़ते हैं हम, बंद नली में द्रव के प्रवाह की दर मापने के लिए इसका यूज किया जाता है रोटामीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द्रव प्रवाह की दर नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पिटाट ट्यूब, ये हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के अर्थात जैसे समुद्र हो गया कि कोई वस्तु के कहाँ पर है, तो उसके लिए हम सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये छोड़ दो। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि शुद्ध दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर तो सभी को पता है। नेक्स्ट है कि त्वरण मापने के लिए किसका यूज़ किया करते हैं। तो ये हमारा आता है एक्सेलेरोमीटर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है, और जिस पर जो ग्राफ बनता है उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊंचाई
मापने वाला यंत्र, इसको सेक्सटेंट बोलते हैं। आगे ये भी नहीं, ये भी नहीं याद रखते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को किससे मापा जाता है, ये आया है क्वेश्चन। इसके लिए हम पोटोमीटर का यूज़ करते हैं, पोटोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, किसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है, तो इसके लिए हम बारोग्राफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापने के काम में आता है, तो इसके लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान रखना, इसमें परिवर्तन है और इसमें प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर, परिवर्तन को नापते हैं बैरोग्राफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उड़ते विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे एमीटर। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, और इसका ये क्वेश्चन बनता है कि विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखेंगे परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नहीं है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट याद रखेंगे, हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है, इसके लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलयानों पर लगा होता है समय का पता लगाने के लिए, इसके लिए हम करते हैं क्रोनोमीटर, याद रखेंगे क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आगे ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये आता है, हाँ ये क्वेश्चन है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है, तो इसके लिए हम गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग करते हैं। मतलब कितना पार्टिकल्स किसी से निकल रहा है तो उसको काउंट करते हैं, उसके लिए जीएम काउंटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है, इसको हम फाथोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, तो इसके लिए ग्रेविमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का दाब ज्ञात करने में किसकी मदद ली जाती है, तो मैनोमीटर का। कितना प्रेशर है, तो इसके लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल नापते हैं, तो इसके लिए हम थियोडोलाइट यूज करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण श्यानता कि जो भी हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड में भी लेयर्स होती हैं, तो उसमें कितना फ्रिक्शन होता है दो लेयर्स के बीच में, तो वो श्यान बल बोला जाता है। दो लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसको श्यान बल बोलते हैं, तो उसको नापने के लिए हम विस्कोमीटर यूज करते हैं।
विस्कोसिटी बोलते हैं, इसलिए उसमें जो यूज होता है उसको मतलब श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो मीटर यूज किया जाता है तो उसको विस्कोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्फेरोमीटर, क्योंकि स्फेयर मीन्स गोला होता है तो इसलिए इसको स्फेरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? अर्थात वायुमंडल में जो आर्द्रता मतलब एयर में कितना हमारा मॉइस्चर है उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग बारीक तारों के व्यास मापने के लिए किया जाता है? यानी जो हमारे पतले तार होते हैं उनका डाया नापते हैं तो इसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि भूकंप का पता लगाने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम बताते हैं, तो उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा तो दर्शाने के लिए किसका प्रयोग? ध्यान रखना ये जो है हमारा ये कि करंट में डायरेक्शन बताता, प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है गैल्वेनोमीटर। मतलब मेजरमेंट नहीं करता है कि उपस्थित है करंट के किसी का परिपथ में, तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। लेकिन अमीटर से हमें मेजर कर देते हैं कि कितनी उस परिपथ में एक्चुअल में कितनी करंट है, 2 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है, कितनी है, उसके लिए हम मीटर यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे करंट है ये प्रेजेंट करने के मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हवा की गति को जिस पे हमें दिखाया जाता है उसको बोला जाता है ब्यूफोर्ड स्केल। और वायुमंडलीय को तो पता है हमें बैरोमीटर का यूज करते हैं। हाँ नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा नापने वाला यंत्र हम क्या बोलते हैं? रेन गेज। ये तो पता ही है। हाँ। ये क्वेश्चन याद रखेंगे हम कि किस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए हम गायरोस्कोप का यूज करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट की आवृत्ति को आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर, यानी स्पीड को राउंड हम जिसको नापते हैं कि यानी चक्कर नापने के लिए उसके लिए हम टैकोमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा हम बता चुके हैं आपको, पृष्ठ तनाव भी बता चुके हैं, ओडोमीटर भी बता चुके हैं, मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, पिटाटिव ये भी बता चुके हैं, हाइड्रोमीटर भी बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है कि ब्लड प्रेशर रक्तदाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो इसके लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एक्सेनोमीटर का उपयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास
दिया गया हुआ है कि जो डॉक्टर को लोग यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ये ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कम ताप को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो क्रायोमीटर का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है हमारा, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम साइनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समय को मापने को के यंत्र को कहा जाता है। तो क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ओमीटर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज कठोरता नापने के लिए, कठोरता हार्डनेस, इसके लिए मोह में नापा जाता है। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ से कुछ भौतिक राशियाँ देखेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं, आप इस दर से देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पीपीटी में। जिससे दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा बराबर हों, तो ये बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि क्या होते हैं, जिनके परिमाण और दिशा एक जैसे होते हैं, यानी बराबर होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। द्रव्यमान हमारा क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, परिमाण तो होता। सॉरी, सदिश राशि वो उनको बोलते हैं जो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश बोलते हैं। बट हमारा जो द्रव्यमान है उसमें परिमाण तो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि में आता है। सदिश राशि नहीं है जैसे हमारा शक्ति है, क्योंकि इसमें पावर है, परिमाण तो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है, यानी ये अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, कार्य क्या होता है। कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और ये हमारी एक अदिश राशि होती है, अर्थात W। कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन F इंटू D। तो ये होता है, अगर हमारे एंगल से कुछ इसका विस्थापन हो रहा है तो FD कार्य W बराबर होता है FT cos थीटा। cos थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है, विस्थापन एंगल, ठीक है। आगे हम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऋणात्मक कार्य क्या है, फोर्स इधर लग रहा है, और अगर एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, फिर शून्य वर्ग है, क्योंकि जो हमारा फोर्स लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा वो 0 होगा। कैसे, जैसे हम बात करते हैं W इक्वल टू FD cos थीटा, मैंने बताया ना, cos थीटा। तो F फोर्स लग रहा है, D या FSD या S जो भी कह सकते हैं, cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे सेकेंड वाला, ये वाला 90, थीटा की वैल्यू 90। हम लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू 0 हो गई, यानी वर्क कितना हो गया, 0। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्क होता है वो 0 होता है। अब
अब देखिएगा, अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो यस दिखाई दे रहा है, हम इसे एस भी लिख सकते हैं या डी, जो भी लिखना चाहो, या फिर डी भी लिख सकते हैं हम। थर्ड कंडीशन में हमारा क्या है, एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, विस्थापन के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। तो इस कंडीशन में हमेशा हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे? जैसे कि देख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना। सपोज दैट एफ और एस के बीच में एंगल है 30, ठीक है। एफ एस कॉस 30 की वैल्यू आएगी हमारी √3/2। अब यहाँ पर एफ और एस की कोई वैल्यू लेंगे तो हमारा जो डब्ल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसलिए हमारा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा किया गया वर्क पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री होगा तो 0 होगा, और 90 से जब ज़्यादा होगा तो किया गया वर्क हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि जो लुढ़कता, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर लुढ़कती है, फिसलती है, तो और जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं उस आसान होता है लुढ़काना, क्योंकि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर लुढ़कती हैं या खींची जाती है तो उन दोनों सतहों के बीच में उनके फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। बट जब लुढ़कती हैं तो उनके सरफेस कांटेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लुढ़कना आसान होता है, जबकि किसी वस्तु को खींचना ज़्यादा टफ पड़ता है ना। तो इसमें आंसर क्या है, जैसे पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम किया होता है, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के या को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो वर्क किया जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक दूसरे के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो जो वर्क किया जाता है तो उसको वर्क कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी का प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए कार्य के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु पर उठाए गए, यानी जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य बोला जाता है, और इसे पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से ज़मीन पर गिरती है तो इसे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य बोला जाता है, और इसे निगेटिव वर्क बोला जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका होगा विस्थापन। जैसे हम किसी वस्तु पर बल तो लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वर्क शून्य है, क्यों? अगर उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, अर्थात मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट है ए, सपोज दैट कीजिए मेरे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं 100 न्यूटन, और लेकिन ये हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं, सपोज दैट कीजिए पॉइंट से ऊपर की ओर, लेकिन इसका और डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की ओर वर्टिकल हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है तो वर्क हमारा एफ एस कॉस थीटा से डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा से जब हम क्या करेंगे, एफ एस एस की वैल्यू 90 रखी जाएगी तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे हम। कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, अर्थात W बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी S। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन विस्थापित करने में विफल रहे तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो विस्थापित नहीं हुआ, हटा नहीं किसी भी तरफ, किया गया कार्य शून्य होगा। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, विस्थापन। उल्टा पूछा गया है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा शून्य। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और अवस्था पर। यह हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है कोई कार्य नहीं, यानी कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, तो इसलिए कार्य हमारा 0 होगा। कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण होता है कितना? 180 डिग्री, तो किया गया कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापित होकर वो वहीं पर आ जाएगा, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। विस्थापन शून्य है ना। नेक्स्ट है, जब विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। क्या? जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। मतलब जैसे हमने फोर्स लगाया, सपोज कीजिए मैंने ये कोई वस्तु रखी है, इस पर फोर्स लगा दिया इधर को, और लेकिन ये विस्थापित हो गई इधर को, डायरेक्शन विपरीत हो गई, तो हमें क्या होगा? क्या गया ये कार्य ये विपरीत दिशा में नेगेटिव कहा जाएगा। कार्य क्या है? एक लिखा है कार्य के बारे में बात असत्य है, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी लोग इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिएगा अगर आपको समझ में आता है तो, या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या किस तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी सुझाव दीजिएगा ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूं, थोड़ा भी और भी इसमें इम्प्रूवमेंट
करना है, क्योंकि मेरे पास लिखने का भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही एडिट करके भेज दे रहा हूँ।